बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आज़म राई। नाजरीन, कल मैंने आपको एक खुशखबरी दी थी, लेकिन आज फिर जो है ना वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कोरंगी प्रोसेसिंग जोन में एक 5 मंजिला इमारत जो कि फैक्ट्री है, उसमें आग लग गई। अच्छा, आग के नतीजे में 5 मंजिला इमारत जो है मुनहदिम हो गई। आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में 8 अफराद ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू इदारे कह रहे हैं कि हमने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान अभी तक की इतलात के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग क्यों लगी, किस तरह लगी, क्या फायर फाइटिंग सिस्टम्स नहीं थे, आखिर क्यों रेस्क्यू इदारों को पहुंचना पड़ा? क्योंकि फैक्ट्रीज़ के अंदर अपने ही फायर फाइटिंग सिस्टम होते हैं और अपने ही जो जितनी भी इनकी जो सिस्टम होता है, यानी कि जो फ्लोर्स होते हैं, इसमें फायर फाइटिंग के अपने ऑटोमेटिक सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं और ये लाजमी होता है। अच्छा, फायर फाइटिंग सिस्टम का क्या इंतजाम थे, क्यों आग लगी, क्यों एक्सपायर थे अगर वो काम नहीं किए, आखिर आग कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ या खुदा न खास्ता किसी ने सिगरेट या कि चिंगारी की वजह से ये आग भड़की? आग भड़कने का तो अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन मसला यहाँ पर ये आता है कि कराची में आग लगने का इस साल का कोई चौथा या पाँचवा वाक़या है जिसमें इतनी बड़ी बिना पर इतनी बड़ी जो है ना वो आग लगी, जिसमें मुख्तलिफ मॉल, एक तो मॉल, फिर फैक्ट्री, घर, मोबाइल मार्केट्स, अभी एक और फैक्ट्री। इस तरह के वाक़यात माजी में पेश आते रहे, लेकिन उसके बाद सख्त जो है ना सिक्योरिटी पर और इंतज़ामात पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की गई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा से सिंध गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है और नज़रअंदाज करने की वजह से वहाँ पर फायर फाइटिंग के जो सिस्टम्स हैं और फायर फाइटिंग के जो आलात हैं, शायद वो बुरे कार नहीं लाए गए, उनको इस्तेमाल नहीं किया गया या इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, या इस्तेमाल कर नहीं सकते थे क्योंकि थे ही नहीं, और अगर थे भी तो उस तादाद में नहीं थे या उस सतह पर नहीं थे जिस सतह पर ये आग लगी। आग को यकीनन काबू पा लिया गया, लेकिन जो 8 अफराद झुलस गए, जो ज़ख्मी हुए, उनका क्या बनेगा, उनके लिए क्या इकदाम होंगे, हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेगी, जो कोरंगी की एसोसिएशन इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या इस पर एक्शन लेंगी, और कल को जब ये बात पता चलेगी इंटरनेशनल जो हमारे बायर्स हैं उनको, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। यकीनन जब आप सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते और प्रिकॉशंस नहीं लेते आप ऐसी चीज़ों का, तो यकीनन फिर बायर भी आपसे नाराज़ होता है और बायर जो है वो आपसे फिर प्रोडक्ट ख़रीदने में और अपना ऑर्डर देने में वो हिचकिचाता है और वो ये समझता है कि शायद इन ममालिक में या ऐसे जोन्स में ये चीज़ें मैसर नहीं हैं या ये इनको नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से वो फिर बायर भी कतराता है और आपको ऑर्डर्स मिलना मुश्किल होते हैं, जो कि एक बहुत जो है ना वो एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी बात है कि जो नुकसानदेह है मुल्क के लिए भी और यकीनन हमारी इकॉनमी के लिए भी। इसी पे बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर है कि मोहसिन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कि मोहसिन साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आग आज लगी, उस पर काबू पा लिया गया, 8 अफराद झुलस गए, ज़ख्मी हैं, और ज़ख्मियों की हालत क्या है, अब अपडेट कीजिएगा। जी, जख्मियों की हालत तो बेहतर है, खतरे से बाहर है और फायर चीफ और रेस्क्यू सर्विस का ये भी कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम जो माली नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें तमाम तर मशीनरी भी जल चुकी है और जो गारमेंट का सामान था जो तैयार होना था या तैयार हो चुका था, वो दोनों के दोनों जो है वो लॉस बहुत बड़ी मकदार में जल गई हैं और फैक्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर हिलकर रह गया, बल्कि दीवारें भी मुनहदम हो गई हैं। और आग इतनी शदीद थी कि साइड की जो 3 फैक्ट्रियाँ हैं उन तक भी आग फैल गई थी। तमाम वो फायर फाइटर्स ने बड़ी जांफिशानी के साथ आग को बुझाया। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने बहुत अच्छा जिक्र किया है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो है वो जो फैक्ट्रीज हैं दफातर में तो होने चाहिए और फैक्ट्रीज में तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए वहाँ पर, क्योंकि इतना अलार्मिंग सिचुएशन होती है फैक्ट्रीज। वहाँ पर केमिकल भी हो रहे होते हैं, वहाँ पर जनरेटर चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा होता है कि शॉर्ट सर्किट से भी बहुत ज़्यादा आग भड़क जाती है और अचानक डिजास्टर होता है। और लोग बहुत ज़्यादा वर्क वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से साधारण लोगों की लाइफ को भी सेव करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से फैक्ट्री मालिकान को चाहिए कि वो कम से कम जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं वो तो रखें वहाँ पर, और साथ ही वहाँ पर अब तो हाइड्रेंट का सिस्टम भी होना चाहिए कि पानी का इतना वापस जखीरा हो आपके पास, और पाइप और वो मशीनरी साथ स्मार्ट किस्म की मशीनरी हो जो कि फौरी तौर पर आग को बुझा ले। उसके लिए केमिकल
के जो हैं फायर बजाने के इक्विपमेंट, वो सिलेंडर्स भी होने चाहिए और अपडेटेड होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तमाम की तमाम चीज़ों का फुकदान है, पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, मशीनरी ऊपर से देखें आजम साहब, ये सारी चीज़ें ट्रिकल डाउन होती हैं टॉप टू बॉटम, ये बॉटम टू टॉप नहीं जाती हैं। आपके हुक्मरान, आपका जो एलीट का तबका है, जो गवर्न कर रहा है, गवर्नमेंट है, अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व होगा, उसकी तरजीहात क्या की होंगी, उसकी तरजीहात ये नहीं होगी कि हम जो है वो लोगों की जिंदगियां सेव करें, फैक्ट्रीज सेव करें, माल जान माल सेव करें। वो इनकी तरजीह अगर ये नहीं होगी, तरजीह ये होगी कि आप बैठे और जनाब कैसे माल बनाया जा सकता है, फैक्ट्रीज पे कैसे हम जो है वो टैक्स लगा सकते हैं, कैसे इनकी जो है लेबर को काउंट करके और किस तरीके से हम इनसे माल बटोर सकते हैं। लेबर इंस्पेक्टर्स रखे हुए हैं, बाकायदा एक शोबा है जो कि फैक्ट्रीज की मैनेजमेंट और लेबर की फैक्ट्री की इंस्पेक्शन करता है। वो शोबा हमारे यहाँ ऐसा जो है करप्ट हो चुका है, फैक्ट्री में जाते हैं, वो जाके इंस्पेक्शन के नाम पर वहाँ से पैसे जेबों में लेकर वहाँ से आ जाते हैं। उनके घरों में देखें गाड़ियाँ, छोटे छोटे जो है लेवल के ग्रेड के ऑफिसर, बड़े ग्रेड के ऑफिसर के पास तो बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बेंगलो उसके पास होगा। अभी हाल ही में रिपोर्ट आपने देखी कि 20-20, 25-25 जो है वो करोड़ और अरब के बाहर ब्यूरोक्रेसी ने बेंगलोर बनाए हैं। तो ये अपने हमारे मुल्क का ये हाल है। मैं अब तो 25 साल साफी जिंदगी में अब तो इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हमारी जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, ये 70s के बाद, पाकिस्तान टूटने के बाद जो रिजीम थी, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है। आप देखें, उससे पहले मैं ये जिक्र बार बार इसलिए करता हूँ कि लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता है, वो हिस्ट्री देखें, याद करें। आप 50s, 70s, 60s, 70s में पाकिस्तान देखें, करप्शन भी बहुत कम थी, जीरो रेटेड थी। सिफारिश और रिश्वत के नाम पे कोई भी पकड़ा जाता था, ऑफिसर को भी उठा के बाहर फेंक देते थे, और आम आदमी तो रिश्वत और सिफारिश की बात ही नहीं कर सकता था। तो उसके बाद पाकिस्तान तोड़वाया गया, साजिश करके बांग्लादेश को अलग करवाया गया। फिर उसके बाद जो करप्शन और जो सिफारिश का यहाँ पर कल्चर डेवलप हुआ है, बेसिकली आपको मैं एक बताऊं, इसी से ज़िमनी बात है, क्योंकि बात फैक्ट्री की हो रही है, आग की हो रही है, हमें अपना भी जो है जायजा लेना है, कौम को भी जायजा लेना है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देके जो है वो आगे बढ़ूंगा। रूस जो टूटा, उससे पहले अमेरिका का एक जासूस रूस में था, और वहां से 30 साल खिदमत अंजाम देने के बाद जब जाने लगा, तो रशियंस ने उसे कहा कि भाई आप ये बताइए कि आप यहाँ पे जासूस थे, आपने 30 साल किया क्या है? हमने आपकी तमाम ईमेल्स देखी हैं, तमाम खतूत हमने पढ़े, पहले तमाम आने वाले गेस्ट हमें पता था, कोई अमेरिकन आपको नहीं मिला, अमेरिका की तरफ से एक ईमेल नहीं आया, एक खत नहीं आया, तो आपने क्या किया? उसने जाते हुए एयरपोर्ट पे उसने कहा कि मुझे एयरपोर्ट जाने दिया जाए ताकि मैं जा सकूँ, मुझे पकड़ नहीं लेना, मैं इंटरव्यू में कहूँगा। फिर इंटरव्यू में उसने कहा कि मुझे एक टास्क किया गया था 30 साल पहले कि हर नाअहल को अहल की जगह पर बिठा दो, तो मैंने 30 साल यही काम किया है, मुझे किसी डिक्टेशन की जरूरत नहीं थी, किसी खत की, किसी उसकी जरूरत नहीं थी। अब हमारे यहाँ देखे ना, जिस तरीके से 70s के बाद हर नाअहल को अहल की जगह पर बिठाया गया है, आज पाकिस्तान अब बड़ी बड़ी सीटों पे देखें, वो जितने लोग हैं अहल नहीं होते हैं। अभी हाल ही में एयरपोर्ट की और PIA की चीजें सामने आई, जाली डिग्रीज पे जो है लोग भर्ती किए हुए थे। इसी तरह सिफारिश पे जी ये मेरा बंदा है, साडो मानू है, मेरा अपना बंदा है जी, मतलब इस तरह लोग लिसानी बेसिस पे भी, इलाकाई बेसिस पे भी, बिरादरी बेसिस पे भी पूरे पार्टियां टब्बर लेके चल रहा है। अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान है या ये क्या है? रिपब्लिक बनाना है? देखें फैक्ट्री का क्या हाल हुआ है, फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ बेचारे अभी जो है वो कूलिंग होती रहेगी, अब 1-2 दिन भी लग सकते हैं कूलिंग के अमल को मुकम्मल होने में। अब इसमें जिम्मेदार हम किसको ठहराएं? फैक्ट्री ओनर को ठहराएं, या जो इंस्पेक्शन करके गए थे लेबर इंस्पेक्टर्स उसको ठहराएं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को ठहराएं, या क्या करें? मतलब है कि कोई पुरसान हाल नहीं है मुल्क में। ऐसी सी आंखें लग जाती हैं कि इतनी ज्यादा आगे तो जंगज़दा इलाकों में नहीं लगती। अच्छा, ये हकीकत है। अभी आप देखें कि कराची में पिछले जो रवां साल है, इसमें कई आग लगने के वाक़यात पेश आए। सब में कमेटियां बनी कि रिपोर्ट जमा कराएं, रिपोर्ट बनाएं,
वो रिपोर्ट्स कहाँ जाती हैं, किस खाते में जाती हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या रिपोर्ट बनाने में 4 साल लगते हैं, कितना टाइम लगता है? बेसिकली करप्ट सिस्टम है ना, करप्ट सिस्टम में सारा यही चल रहा होता है। ये वर्ष वर्ष चलता है कि कोई आग लगाता है फैक्ट्री मालिक खुद, उसमें लॉसेस शो करके अपने टैक्सेस बचाता है और अपने जो कर्जे उसने लिए होते हैं बैंकों से वो राइट ऑफ करवा लेता है। और कुछ आग लगती है गैर दानिस्ता तौर पर, जानबूझ के नहीं लगाते हैं, तो वो लगती है, फिर इंस्पेक्शन होती है तो उसमें जाहिर है उसका फेलियर लामोहल्ला फैक्ट्री जिसके कस्टोडियन है वो फैक्ट्री मालिक ही है, उसकी मैनेजमेंट ही है, उसके ऊपर जब आने लगता है तो वो पैसे दे के अपना नाम बीच में से निकलवा लेता है। इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो दबी की दबी रह जाती हैं। देखें बल्कि फैक्ट्री आपके सामने हमारे सामने चली तो कितना लोग जो है 300-350 खानदान तो रोते करलाते रहे, उनके प्यारों को इंसाफ तक आज तक भी तकरीबन नहीं मिला है। सही बात है। वो तो ILO की तरफ से थोड़ी बहुत फंडिंग और कुछ इधर उधर फंडिंग आ गई, लेकिन वो लोग जो वहाँ पर बाकायदा फैक्ट्री चलाने में इन्वॉल्व थे और वो सौदेबाजियाँ कर रहे थे, जो एक मुल्क से बाहर गद्दार वतन बैठा है वो उसके साथ मिलकर, और जो है वो बाद में मिनिस्ट्रियाँ उनको मिली, बाद में असम्बलियों के वो रुकन बने। अब मतलब एक इतनी शर्म वाली सूरत हाल है। ये मुल्क अब जो है वो यकीन करें तबाही के दहाने तो हम कह के थक गए हैं, अब तबाह हो चुका है। बिल्कुल इसके जो रूट्स हैं वो तकरीबन ख़त्म कर दिए गए हैं। मुल्क किसी वक्त भी धड़ाम होकर गिर सकता है। आए दिन हर 3 साल 4 साल या 5 साल बाद ये होता है कि वो जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। फिर कर्जों का देखें हजारों, मतलब 72 हज़ार अरब डॉलर्स के जो है वो कर्जे हमारे मुल्क में, और कर्जे अयाशों के लिए लिए जाते हैं। मुझे हैरत है ये तो बड़ा मुल्क का हाल है। हकीकत है कि हम कर्जे अयाशों के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है मोहसिन साहब कि जिस तरह आपने कहा कि आग कई जगहों पर लगाई जाती है और कई जगहों पर नादानिस्ता तौर पर जो है ना लग जाती है। अगर हम आज के वाक़े की बात करें तो क्या आज की अगर आग लगाई गई है तो भी जाहिर है कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, और अगर नादानिस्ता तौर पर लगी है तो भी ह्यूमन एरर है ना, क्योंकि आपके पास अगर वो मशीनरी या प्रिकॉशंस या सेफ्टी इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है जिनको लाजमी करार दिया गया है, जहाँ पर आपको सेफ़ पैसेज भी चाहिए, सेफ़ एग्ज़िट भी चाहिए। इतने वाक़यात होते हैं। अभी पिछले दिनों 2 मॉल्स में आग लगी। एक में तो आपको याद होगा एक 1.5 साल पहले कि वहाँ पर 11 लोग झुलस कर जो है ना वो जहाँ बाग हो गए थे, जिस मॉल में आग लगी थी रात के वक्त में। ठीक है, अब उस मॉल में आग लगी, उस मॉल में 11 लोग जाम भाग हो गए क्योंकि वहाँ पर जो सेफ पैसेज था, जो इमरजेंसी एग्जिट थी, वो बंद थी। यहाँ पर सूरत हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह हमारे शहर कराची में मुख्तलिफ मॉल्स में या फैक्ट्रीज़ में आग लगेगी तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं उतरेगी? मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये लेबर लॉज और लेबर मिनिस्ट्री का काम है जो इंस्पेक्शन करते हैं, और वो फिक्स क्यों नहीं करते आप? जैसा कि ये है सर, लेबर मिनिस्ट्री की क्या बात कर रहे हैं सर, बस क्या बताऊं मैं आपको। मैंने उनके साथ थोड़ा सा उनको भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने उनको भी लिया है, थोड़ा सा मैंने उनके साथ काम भी किया है चाइल्ड लेबर के ऊपर। बस छोड़ें सर, यकीन करें, बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं वो फूल यहाँ झड़ ना जाए गुस्से में कहीं। जी, यही अर्ज मेरी भी है कि आप कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया देखे हैं, आप लांडी इंडस्ट्रियल एरिया देखें, या फिर जहाँ पे अभी आग लगी है लांडी से थोड़ा सा आगे वो देखें, साइट देखें, आप जो है वो नूरियाबाद देखें। इन सारी फैक्ट्रियों पे हमने भी कई दफ़ा गए हैं, हमने जाके विजिट भी किए हैं। यकीन करें कि कहीं तो ऐसा लग रहा है कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं, यानी कि फैक्ट्री मालकान का राज है। वहाँ पर लेबर जो है वो जबरी लेबर ली जाती है। जबरी भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड मैंने खबर चलाई कि EBM बिस्किट कंपनी जबरी लेबर ले रही है। 4 घंटे की जो है वो 12 घंटे की उनकी नॉर्मल टाइमिंग होती है, लेकिन उन्होंने फिक्स की हुई है 8 घंटे की टाइमिंग होती है, सॉरी, और उन्होंने फिक्स की है 12 घंटे कि 12 घंटे हर बंदा जो है वो शिफ्ट करके पूरी जाएगा। जबकि ये ऊपर वाले जो 4 घंटे हैं वो ऑप्शनल होते हैं। अगर ओवर टाइम लगाएंगे तो आपको ज्यादा पे किया जाएगा, डबल पे करते हैं। अगर आपके जो भी पेमेंट है डबल पे कर रहे होते हैं, करें ओवर टाइम करें, लेबर आपको चाहिए तो। लेकिन वहां पर बाकायदा शीट लगाई गई, मेरे पास शीट्स मौजूद थी
अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर शीट लगा दी कि 12-12 घंटे की शिफ्टें दो, और उसमें लेबर बेचारी तड़पती रही कि भाई हमें 8 घंटे के बाद जाना है। बोले जो जाएगा तो फिर जाए, अपने घर जाए, नौकरी नहीं होगी। तो इंस्पेक्शन कुछ लोगों ने जो है वो दरख्वास्त दी, तो जो है वो लेटर जब किया कंपनी में, तो उन्होंने क्या किया, उन वर्कर्स को निकलवा दिया जिन वर्कर्स ने शिकायत की थी लेबर मिनिस्ट्री में। अब आप बताएं, लेबर मिनिस्ट्री आपकी जॉब किसी की सिक्योर नहीं कर सकती। बेचारा लेबर वो रोडों पे फिरता रहा, और पहले तो उसको धमकियां दी जाती रही कि तुमने क्यों दरख्वास्त दी, वापस करो दरख्वास्त और माफिया मांगो और ये वो। उसके बाद उसको जॉब से निकलवा दिया, फिर उसको टॉर्चर किया गया। और इस तरीके के मामला हैं हमारे मुल्क में। कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि गरीब आदमी बेचारा रोड क्रॉस कर रहा हो, उसको गिरबान से पकड़ लिया जाता है। अभी हाल ही में देखा आपने, तो बुजुर्ग है, पार्क कर रहा है गाड़ी, और गाड़ियों की लाइन पूरी लगी हुई है। ठीक है, एक जगह पे उसने गलत पार्क कर दी होगी, उसको लाहौर में बॉर्डर ने पकड़ के उसको गिरबान से पकड़ के उसको, बल्कि रावलपिंडी आई थी, तो उसको पकड़ के गिरबान से उसको घसीट रहा है, मार रहा है। तो ये फैक्ट्रियाँ जल इस वजह से नहीं है कि हमारे यहाँ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लॉ इम्प्लीमेंट हो, अब जैसे ये वाक़या है, इसकी इंक्वायरी हो, जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है उसको फिक्स किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। जिम्मेदारी का मसला है ना कि यहाँ पर जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। लेबर मिनिस्ट्री किसी की जॉब सिक्योर नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल उसी बात पर आ रहा था जो मैंने कहा था, मेरे मुंह से फूल न झड़ जाए। मैंने भी इसी तरह का एक प्रोग्राम लेबर मिनिस्ट्री के साथ किया था। आप यकीन जानिए मोहसिन साहब, उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई। कंपनी मालिकान ने जो है वो उनको अलग टॉर्चर किया, उनको जॉब्स निकाल दी, उनकी ग्रेजुएटी भी गई, उनके जो प्रोविडेंट फंड था वो भी गया, उनका यूबीआई भी गया, सब कुछ जाता रहा, उनकी जॉब भी जाती रही। फिर इस तरह जाहिर, जब इस तरह की आपकी रिट होगी तो फिर लोग लेबर मिनिस्ट्री के पास नहीं जाएंगे, जबरी तौर पर मजबूर में नौकरियां करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे और आपने हमें हमारी एक और इशू की तरफ तवज्जो दिलाई है। इस पर भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का हाल है। जिनका ये काम है वो तो आपकी नौकरी भी नहीं बचा सकते। लेबर डिवीज़न क्या कर रही है, लेबर मिनिस्ट्री क्या कर रही है, अभी मेरे पास क्या, आप सबके पास ये प्रूफ्स हैं कि फैक्ट्रीज़ में, बहुत सारी दुकानों पर, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, यहाँ तक के पेट्रोल पंप पर भी चाइल्ड लेबर काम कर रही है। अब इसका इन्होंने एक हल निकाल लिया है सिंध में ख़ास तौर पर कि चाइल्ड लेबर जो है वो उसको 14 साल से जो नीचे के लोग हैं वो चाइल्ड लेबर में आते हैं। 14 साल से जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जाहिर है यहाँ पर अफरा तफरी है लेबर की, तो चाइल्ड लेबर जो है ना वो ऊपर जो 14 साल से ऊपर है वो चाइल्ड लेबर में काउंट नहीं होता, वो प्रॉपर लेबर में काउंट होता है। लेकिन अब ये रखे क्यों जाते हैं? ये रखे इसलिए जाते हैं ताकि उनको सैलरी कम देनी पड़े। लेकिन जो लॉ है वो ये कहता है कि सैलरीज जो हैं वो पूरी ही मिलेंगी, चाहे आप किसी भी एज का शख्स जो है वो हायर करें, लेकिन 14 साल के ऊपर का होना चाहिए। अच्छा जी, वापस आते हैं हम। जो आज आग लगी है लांडी प्रोसेसिंग जोन के अंदर, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, उसमें फैक्ट्री में आग लगी और उस आग के नतीजे में 8 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। जो इमारत है 5 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। आसपास की जो इमारतें हैं उनको यकीनन नुकसान पहुंचा, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। इसी पर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर बानी हैं PBGO के, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप और साबिक सदर हैं काटी के फराजुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया फराजुर रहमान साहब, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आपका काफ़ी ताल्लुक़ है इन सब चीज़ों से और आप ख़ुद भी आप बिजनेसमैन हैं, तो आप लोग ये सब चीज़ें देखते हैं। ये जो आग लगती है इसकी वजह क्या हो जाती है? नॉर्मल अगर हम बात करें, क्या वहाँ पर इक्विपमेंट मुकम्मल नहीं होते, या जो सेफ्टी सिस्टम है वो मुतहर्रिक नहीं होते, वो काम नहीं कर रहे होते, एक्टिव नहीं होते, कि इतनी बड़ी आग फैल गई, 5 मंजिलों में आग लग गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। देखिए, सबसे पहले जो इसमें वजह होती है, फैक्टर जो आग बढ़ने की होती है ना, वो पैनिक डिसऑर्डर होता है। तो वो हमारा जो स्टाफ होता है जो फैक्ट्रीज के अंदर मौजूद होता है, उनकी ट्रेनिंग कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आग से एक पैनिक जो है वो कुदरती तौर पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से लोग उसको बुझाने के चक्कर में और आग को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वजह होती है सबसे मेन। अब जैसे ये जो फैक्ट्री है, ये डेफिनेटली आपको पता है कि वेस्ट जो कपड़े होते हैं जो एक्सपोर्ट के हवाले से इंपोर्ट होते हैं, बहुत बड़ा काम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी में इसका चल रहा है। वेस्ट क्लॉथिंग आती है, वो दोबारा रीपैक होती है, वॉश होती है और उसके बाद जाती है। तो इसमें जो है वो हैंड वर्कर्स ज्यादा होते हैं। अब उसमें कहीं ना कहीं कोई सिगरेट पी के फेंक दी किसी ने, कोई बदएहतियाती कर दी,
कोई जगह पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, वहाँ पे आपके जो है वो पैकेट्स रखे हुए हैं कपड़े के। तो अब होती क्या है कि वो थोड़ा सा शुरू होता है, मगर वो क्योंकि हमारे जो फायर फाइटिंग का जो जो लिटरेट होना चाहिए जो हमारे वर्कर्स को, हम वो लिटरेट नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और आग जो है वो एक मंजिल से दूसरी और दूसरी से तीसरी चौथी पे चली जाती है। जैसे आपने अभी एक निजी टीवी चैनल ने वीडियो एक शेयर की है, जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि वो पैनिक होके जो है वो गैलरी से, जबकि सीढ़ी खाली पड़ी हुई है, सीढ़ी से नहीं आ रहे, और वो गैलरी से जो है वो कूद कूद के आ रहे हैं, कि वो पैनिक बहुत जी ज्यादा हाँ, है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। सबसे पहले हमें जो है वो ऐसे मामलात के अंदर इनकी जो सेल्फ ट्रेनिंग है उसके ऊपर बड़ा फोकस करना चाहिए। इनमें जो जो टीमें हैं उनको अलग अलग जो है वो उसके अंदर समझाना चाहिए कि किस जब आग लगेगी, तो जैसे आप जहाज में बैठते हैं, जहाज की प्रिकॉशंस आपको दी जाती हैं दुनिया भर के अंदर, जहाँ मतलब रिस्क तो हर जगह पे मौजूद होता है, चाहे जी हाँ, फैक्ट्रीज हों, चाहे शॉप्स हों, चाहे बड़ी बिल्डिंग्स हों, कमर्शियल बिल्डिंग्स हों, हर जगह इसी चीज का खतरा मौजूद होता है। और हमारी यहाँ जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसके ऊपर तवज्जो देने के साथ साथ हमें इनको लिटरेट करने की भी जरूरत है। अच्छा, तो ये आपने बड़ा अच्छा एक इशू जो है ना वो रेज़ किया है। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर, डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली भी, कि फैक्ट्रीज़ में एक बाकायदा तौर पर एक टीम जो होती है उसको ट्रेन किया जाता है सेफ्टी के ऊपर। उसको फिर उन शिफ्ट में रोटेट किया जाता है ताकि अवेलेबिलिटी उनकी जो है ना वो बरकरार रहे। अगर वो 24 आवर की फैक्ट्री है तो उसमें रोटेशनल शिफ्ट्स उनकी होती हैं, या फिर उन शिफ्ट में से ही लोगों को ट्रेन कर देते हैं जो आग पर बहुत अच्छे तरीके से काबू पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए इक्विपमेंट्स का होना, उस हद तक इक्विपमेंट का होना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि जितनी भी फैक्ट्रीज अभी कराची के अंदर काम कर रही हैं, क्या वो उनके पास इनफ इक्विपमेंट या इनफ आलात हैं इस तरह की आग पर काबू पाने के लिए, और स्टाफ इतना वेल ट्रेंड है? देखिए, बात यह है कि आग तो छोटे पैमाने से ही शुरू होती है, और जब तक कि कोई बहुत बड़ा यानी कि एक्सप्लोजर टाइप के कोई केमिकल से काम नहीं हो रहा होता, जब तक वो सेफ्टी मेजर्स उस लेवल के नहीं होते। राइट। इसमें ये होता है कि आपको जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं उनके अंदर आपको हर फ्लोर के अंदर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाता है, उसके साथ जो है वो एक चीज रखी जाती है। फिर ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग जो है वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमारे यहाँ जो बेसिकली स्टाफ की ट्रेनिंग जो है वो देने का जो अमल है उसमें कमजोरी नजर आती है। सही। ठीक है ना। अदरवाइज इक्विपमेंट के हवाले से, और ये पिछली जो एक दो वाकयात हुए उसके बाद काफी सख्ती हुई, और हमने भी इस कोरंगी एसोसिएशन के हवाले से भी हमने लोगों को यही चीज कही कि तमाम जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें, ताकि ये कि जाहिर है कि इंसानी जिंदगी से ज्यादा कुछ कीमती नहीं है। तो इस चीज के हवाले से हमने बिल्कुल कहा, ये सेंसिटिव चीजें होती हैं, कपड़ा हो गया, कोई चीज हो गई, एक दफा इसमें आग लगती है तो उसको जो है वो चिंगारी अंदर ही अंदर फैलती रहती है, और जब एक बड़ा वबाल सा बन जाता है तो वो बाहर आता है। अब वो जो बंदा जिसने अटेंड करना है उसको, वो अटेंड करने वाला बंदा जो है वो हर फ्लोर पे, यस यू आर राइट, हर फ्लोर पे होना चाहिए। हर फ्लोर के साथ उसकी जो है वो ड्यूटीज होनी चाहिए, जो एटलीस्ट जो है वो रिटायर फायर के हवाले से उसके अंदर एक पैनिक ना हो। ये देखें ना, बात ये कि इतना स्टाफ है, फारिग हुआ है, तो उनमें से आप बहुत सारे स्टाफ हायर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पे जो है मजीद प्रिकॉशंस होनी चाहिए। अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने प्रिकॉशंस की हुई हैं, जाहिर है बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, ठीक है ना, और आगे भी इस पे मजीद काबू करना चाहिए। दूसरा ये कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के हवाले से वहाँ पे अंदर जो है वो जो सहूलियात हैं पानी के हवाले से और कंजेशन के हवाले से, उसको भी एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो कंजेशन जो है उसकी वजह से जो बाहर से इमदाद है वो नहीं पहुंच पाती। जी हाँ। दूसरा, हमारा जो फायर के अमले हैं वो डेफिनेटली आज से 25 साल पहले जिस लेवल पे खड़े थे आज तक वही लेवल है। दुनिया तरक्की कर रही है, कहाँ से कहाँ चले गए, हेलीकॉप्टर, और वो ड्रोन पर पहुंच गए, वो तो ड्रोन पर पहुंच गए, हेलीकॉप्टर पर पहुंच गए, वो तो जी। तो अब इन सब चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करने की जरूरत है। अब जाहिर है वो लांडी की जो रोड आपकी जो सीधी जा रही है, वो रोड का अशर आप देखें तो वहाँ तो मेरा ख्याल है 1.5 घंटा तो सिर्फ गाड़ी को पहुंचने में फायर लग जाए। फाइटिंग सिस्टम, हाँ सही बात है, गाड़ी को पहुंचने में लग जाएगा, अमले को पहुंचने में लग जाएगा। जी,
तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वो पैनिक हुआ, और पैनिक होने के बाद जो है वो उसको एड्रेस नहीं किया गया। ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा, पहले एक आखिरी सवाल है आपसे फाजुर रहमान साहब। लेबर डिपार्टमेंट जो लेबर मिनिस्ट्री है, वो उनकी तरफ से कोई ताउन होता है फैक्ट्री मालिकान को सेफ्टी के हवाले से, या कोई इंस्ट्रक्शंस जारी होती हैं, या वो आकर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, कुछ इस तरह की बात होती है क्या लेबर मिनिस्ट्री के जो लेबर मिनिस्ट्री उनकी तरफ से? बिल्कुल, फायर एंड सेफ्टी के कावानीन मौजूद हैं, वो कावानीन उनकी तरफ से चेक एंड बैलेंस है? बिल्कुल चेक एंड बैलेंस है, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस है, और बाकायदा वो जो है आते हैं, विजिट करते हैं आपके तमाम चीज़ों को। अगर किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं तो उसे दोबारा बताया जाता है। मतलब वो सिर्फ इसमें नहीं बल्कि फूड सेफ्टी वगैरह तमाम जगहों पे इन चीज़ों की बड़ी जो है, मैं तो समझता हूँ कि पिछले 2-3-4 साल में बहुत इसके ऊपर से गवर्नमेंट ने जो है वो सख्ती की है। ठीक है ना, मगर मसला यही है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से ये चीजें जो हैं वो और कंजेशन, मैं कहता हूँ मेन वजह जो है ना, जैसे बराबर की फैक्ट्री का एडी ख्वाजा कहते हैं, बराबर की फैक्ट्री जो है उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि वो एक फर्दर गैप नहीं है दोनों के दरमियान, ठीक है ना, जितना गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि दूसरी फैक्ट्री में भी आग मुंतकिल ना हो जाए, क्योंकि वहां से भी जो है लोगों को निकाला जाए सेफ्टी से। तो ये तमाम चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ जो है वो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसमें फायर ब्रिगेड समेत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और नई टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ों का जो है वो उसके ऊपर स्पेशल फंडिंग्स करने की ज़रूरत है, ताकि ये हम जो है 1112 जो है उसको मजीद फाल करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर आबिद हो गए, इनकी टीम हो गई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कनेक्शन 1112 का बन रहा है वो भी बहुत अच्छा है, मगर रेस्क्यू के हवाले से अभी भी मैं समझता हूँ चीज़ों की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया फाजुर रहमान साहब, आप प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे। आप सदर रहे हैं काटी के, और अब इस वक्त जो है वो आप पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के जो है ना बानी हैं। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। हादसा जो हैं वो नागहानी है, और यकीनन इस तरह के हादसा नहीं पेश आने चाहिए। सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। अपने स्टाफ को इतना ट्रेन करें, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, नए स्टाफ भले ना रखें लेकिन एग्जिस्टिंग स्टाफ को इतना ट्रेन करें कि वो अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सूरत हाल बनती है तो वो एटलीस्ट फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो है ना वो उसको इस्तेमाल करना उनको आता हो, और उनको पता हो कि किस तरह इनको इस्तेमाल करना है, किस तरह लोगों को काम रखना है, किस तरह सेफ्टी को फॉलो करना है, अपने भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, किस तरह सेफ़ जो है ना वो स्केप होना है, सेफ़ एग्जिट जो है ना वो आपने लेना है। अच्छा जी नाजरीन, एक और अहम खबर, और वो भी कराची से ही। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 15,000 बसों की ज़रूरत है। 15,000 बसों की ज़रूरत है कराची में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की 15,000 बसों की। आपको पता है बसें चल कितनी रही हैं? सिर्फ और सिर्फ 400। पूरे कराची को सिर्फ और सिर्फ 400 बसें हासिल हैं, सिर्फ और सिर्फ 400। 4 करोड़ की आबादी पर 400 बसें, तो तकरीबन 10,000 पर एक बस हो गई। इससे ज़्यादा ही बनती है। खैर मेरी कैलकुलेशन जो है ना वो इस मामले में ठीक नहीं है, लेकिन 15,000 बसों की जरूरत। अच्छा, इसमें जो बसें हैं उसमें सिंध गवर्नमेंट की जो बसें हैं वो हैं 300। जो पीपल्स बस सर्विस है वो 300 बसेस हैं। 80 बसेस जो हैं वो ग्रीन लाइन की हैं जो अपने ट्रैक पर चलती हैं, और 20 बसेस जो हैं वो ऑरेंज लाइन की हैं जो कि ये भी सिंध का प्रोजेक्ट है। लेकिन जो पीपल्स बस सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ 300 बसेस हैं पूरे कराची में। 3.5-4 करोड़ की आबादी है। भले यहाँ पर लोकल लोग नहीं हैं लेकिन लोग सफ़र करते हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, दूसरे शहरों से लोग आकर यहाँ पर रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि सिंध गवर्नमेंट हमें 17 साल में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो नहीं दे पाई, और उस पर फिर इतनी बड़के मारते हैं, इतनी बड़के मारते हैं। कोई इनसे सवाल कर ले तो फिर वो बुरा लग जाता है उनको, फिर वो उसका जवाब देने लगते हैं, उनसे गुफ्तगू ठीक नहीं करते। फिर इनके जो अपने तर्जुमान हैं वो भागते फिरते हैं कि वो प्रोग्राम में टाइम नहीं देते, वो उनको जवाब देना नहीं आता। वो पहले पूछते हैं कि हम प्रोग्राम में जाएं ना जाएं, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी के लोग बहुत भागते हैं जवाब से।
बहुत ज़्यादा। आप इनसे सवाल करें या आपको इधर उधर यूं 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 घुमाएंगे, तासुब पे ले आएंगे। आप इनसे कराची का सवाल करें, ये तासुब पर ले आएंगे आपको। आप जो है वो इनसे बोलेंगे कि भाई अजरक वाली नंबर प्लेट क्यों लगा रहे हैं, तो बोलेंगे आप तासुब फैला रहे हैं। अरे भाई अजरक वाली नंबर प्लेट हैं, ये बसेस हैं, पब्लिक आपने चिंचियाँ बंद कर दी। एक चिंचियाँ थी हमारे पास जिसको आपने बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो चिंचियाँ रोड्स, पहले ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, आप उन रोड्स को जो है बेड़ा गर्क किया उस चिंचियों ने। आपने बंद तो कर दिया, लेकिन ऑल्टरनेट क्या प्रोवाइड किया? और आपने चिंचियों को रोड्स पर आने ही क्यों दिया? आपने उनको रजिस्टर ही क्यों किया? आपने उन फैक्ट्रियों को क्यों नहीं बंद किया जो गैर मयारी और गैर रजिस्टर 6 सीटर 12 सीटर पता नहीं 9 सीटर चिंचियाँ बना रही? क्योंकि वो रक्षे की बॉडी पर, रक्षे का जो चेचिस है उसके ऊपर वो इतनी बड़ी उन्होंने बॉडी लगाकर वो रोड्स पर उतार दी, जहाँ पे ना कोई सेफ्टी का वो है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, उनमें गैस सिलेंडर एलपीजी मौजूद है, जो कि चलता फिरता जो है ना वो चलता फिरता बारूद है, चलता फिरता बॉम्ब है। कई हादसा हो चुके हैं सिलेंडर फटने के। उसके बावजूद भी आप देखिए पूरे कराची में, ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ में ये चिंचियाँ चलती हैं या बसेस चलती हैं, वहाँ पर आप देखें, यहाँ पे इनके अड्डे मौजूद हैं, वहाँ पर आपको रोड्स पर खुलेआम घरों के नीचे सिलेंडर की दुकानें, जो एलपीजी सिलेंडर हैं उनकी दुकानें मिलेंगी। उन्होंने मोटर लगाई हुई है, वो डायरेक्ट पाइप लगाते हैं, उसमें भर रहे होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इनको ये लाइसेंस टू किल किसने दिया है, और अगर लाइसेंस टू किल नहीं दिया गया तो इसका मतलब है अंडर द टेबल आप जो है ना लाइसेंस टू किल के पैसे दे रहे हैं। आप चलते फिरते बॉम्ब की दुकानें बनाई हुई हैं, अगर आपसे ये बात कहेंगे फिर आपको बुरा लग जाएगा। आप पड़े हुए हैं नंबर प्लेट्स के पीछे, चालान पे चालान कर रहे हैं, लेकिन जो सेफ्टी की बुनियादी मसाइल हैं उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे। आप चिंचियों को आपने पूरे कराची से, तकरीबन पूरे कराची से जो आपने 20 रूट्स बंद किए, बहुत अच्छा किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बेड़ा गर्क किया हुआ था उन्होंने रोड्स का, लेकिन जनाब ऑल्टरनेट तो दें। वो बच्चे परेशान हैं जिनके स्कूल्स खुल गए हैं, वो बच्चे बेचारे जो कॉलेज जाते थे चिंचियों पर, वो कैसे जाएंगे? क्योंकि आपकी रेड बस तो बहुत लिमिटेड एरियाज़ में है, और वो रेड बस नहीं है काफ़ी कि वो 4 करोड़ की 3.5 करोड़ की आबादी को 300-400 बसेस कवर करें। 15,000 बसेस की ज़रूरत है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। 17 साल में आपने हमें ये सहूलियात दी हैं, आपने रोड्स का बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि पंजाब में ट्राम चल गए और यहाँ पर ट्राम छीन ली गई। यहाँ पर सर्कुलर रेलवे चलता था, छीन लिया गया। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हमसे हर सहूलत छीनी जा रही है। इतने बड़े शहर पर दो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, एक जेपीएमसी और एक सिविल। उसके अलावा कोई मेजर हॉस्पिटल्स नहीं है। यहाँ तक के जो आपके केएमसी के हॉस्पिटल्स हैं, जो आपके और जो महकमों के हॉस्पिटल्स हैं, जो जगह जगह बने हुए हैं, जो डीएचक्यू या यूएचयू बने हुए हैं, आप उनमें जाएं, वहाँ पर सहूलियात मैसर नहीं है। एक पेट स्कैन के लिए, कैंसर के पेशेंट को पेट स्कैन करने के लिए 3 से 4 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, और बाहर से पेट स्कैन 70-80 हज़ार रुपये का, 90 हज़ार रुपये का होता है। अब वो कैंसर का पेशेंट जो कीमो ले रहा है, वो आपके पेट स्कैन का वेट करेगा। एक एमआरआई के लिए 1.5 महीना वेट करना पड़ता है। एक पित्ते के ऑपरेशन के लिए 8 महीने इंतजार करना पड़ता है। पित्ते के ऑपरेशन के लिए 8 महीने इंतजार करना पड़ता है जिना में। और इंडस जो आपकी कोलैबोरेशन से है, वहां पित्ते के ऑपरेशन के लिए 6 से 7 महीने इंतजार करना पड़ता है। अरे यार, ये तो आपने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, ये तो आपने हमें सेहत का माहौल दिया है। स्कूल्स में जो है ना, वो आपके तालीम का ये हाल है कि बच्चे जो है इंटीरियर सिंध के जब यहाँ पे वहाँ पे ए ग्रेड लेते हैं, यहाँ पर जब एनईडी का इम्तिहान देते हैं तो सारे फेल हो जाते हैं। कराची के बच्चों को आपने जो है ना वो नंबर्स नहीं देते। आप इंटर में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता उनका, लेकिन टेस्ट में पास होते हैं, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि नंबर्स कम होते हैं। तासुब तो आपने फैलाया हुआ है, तासुब तो आपने जो है ना वो खुद हमें आप मजबूर कर रहे हैं कि हम ऐसी बात करें। अरे भाई, हम तासुब नहीं फैला रहे, अजरक वाली नंबर प्लेट हम लगाएंगे, आप हमें फ्री दें, क्योंकि आप एक दफ़ा पैसे ले चुके हैं, आप दोबारा में फ्री दें, हम फ़ख्र से लगाएंगे। मैं वो शख्स हूँ जो इंटरनेशनली अजरक लेकर हम सफ़र करते हैं, वहाँ पे लोगों को तहफ़ देते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के कराची के सिंध के शहरी हैं, हम यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ पर अजरक हमारा फ़ख्र है, लेकिन अजरक तोहफ़तन दी जाती है। मैं हरगिज़ ये एमकेएम वाली बात नहीं कर रहा
लेकिन अजरक जो है वो नंबर प्लेट मसाइल नहीं है, यहाँ लोग मर रहे हैं, वो असल मसला है। यहाँ पर हब कैनाल के मसले चल रहे हैं, यहाँ पर लोगों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, या लोगों के पास सेहत के मसाइल हैं, यहाँ पर लोग अपने बच्चों की डिलीवरी नहीं कर सकते गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ये तो हाल है। बस जी क्या बताएं, फिर जब निकलती है मुंह से फिर इनको बुरी लगती है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जैकबाबाद की भी आपको रिपोर्ट देते हैं। जैकबाबाद से हमारे पास रिपोर्ट है कि जैकबाबाद में जो जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के टाइम पर जो पानी का मंसूबा शुरू हुआ था उसका क्या हाल है, ये भी हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे कि जैकबाबाद में जो पानी का मंसूबा शुरू किया गया था ना तकरीबन 2 अरब रुपए का जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर, वो आज किस हाल में है, किस तरह वहाँ पर लोग पानी ख़रीद रहे हैं, किस तरह लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह लोग पानी की ज़रूरत को जो है ना महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वली सुमरो साहब मौजूद हैं, जैकबाबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुमरो साहब, आप ये अपने बताएं, क्योंकि आपने पूरी रिपोर्ट बनाई है, मेरे पास आपकी पूरी रिपोर्ट मौजूद है, टीवी स्क्रीन पर आपकी वो फुटेज जो है ना वो चल रही हैं। तो आप बताइएगा कि क्या हाल है जैकबाबाद में इस वक्त पानी का। जी बिल्कुल, ये जैकबाबाद में जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर हुकूमत में ये एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था वाटर सप्लाई स्कीम का बेटा 1.6 एक अरब 7 करोड़ के लागत से। मगर खास बात ये कि जब वो जो आमरी दौर था, एक बुरे यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे जो आमरी दौर होता है, आमरेज का दौर होता है, उसको बुरा तस्वर किया जाता है, और जो जमहूरी दौर होता है उसको अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे जो जमहूरी दौर आया था उसमें यहाँ पे पानी का जो मंसूबा है उसको नाकाम कर दिया गया, और ये बिल्कुल आज जो जैकबाबाद में पानी जो है पीने के लिए बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। पानी तो है मगर कभी महीनों में आता है, कभी हफ्तों में आता है, कभी आता ही नहीं है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल पानी ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे कनेक्शन नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो मोहम्मद मियां सुमरो साबिक जो निगरान वज़ीर आज़म है, उसने ये प्रोजेक्ट मंजूर कराया था, मगर उसके दौर में हर एक घर में पानी आता था। पर जो पीपल्स पार्टी का दौर आया तो ये बिल्कुल प्रोजेक्ट नाकाम कर दिया गया। अभी ऐसी पोजिशन है कि यहाँ पे पानी जो है पीने के लिए खरीद किया जाता है और नहाने के लिए भी पानी पैसों पे खरीद किया जाता है। ये बुरी हालत है जैकबाबाद वालों की। यहाँ पे बिल्कुल पानी का जो निज़ाम है गरम बरम है। जी, तो अभी सिंध हुकूमत क्या कह रही है? जाहिर है आपकी सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से बात हुई होगी, सिंध हुकूमत क्या कह रही है पानी के बारे में? जी, वो तो ये दावे यही कर रहे हैं कि हम पानी बिल्कुल दे रहे हैं। कभी उसको बिजली का मसला वो बता देते हैं, कभी ये मसला देते हैं कि जो कीदर कैनाल है वहाँ पे पानी मौजूद नहीं है, कभी दूसरी ऐसे कोई वजूहत बताकर ये पानी जो है वो बोलते हैं नहीं आ रहा है। मगर यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं जो एंटी पीपल्स पार्टी के जो वो इलाके हैं वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। क्यों? वो जानबूझ के नहीं आता है? जी सर, नहीं, वहाँ जानबूझ के पानी नहीं दिया था क्योंकि वो एंटी पीपल्स पार्टी है। ये बिल्कुल शहरों में कई बार एहतजाज किया है और उनके पास बिल्कुल शिकायत भी दर्ज की है, मगर इसके बाद कोई ना कोई वजूहत बताकर वो पानी नहीं देते उन इलाकों में। तो अभी जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का टाइम था तो उस वक्त पानी मैसर था वहाँ पर? बिल्कुल, कम से कम 3 साल तक, जो 2005 में इलेक्शन हुई थी उससे पहले तक बिल्कुल जैकबाबाद में हर घर में 3 लाख की आबादी है, मैं श्योरली कह सकता हूँ, ऑन मीडिया कह रहा हूँ कि हर घर में पानी आता था। अभी जो मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे 2-2 महीने 3-3 महीने पानी आता है, क्योंकि जो हमारे जो पड़ोस वाले इलाके हैं वहाँ पे NTPP तस्वर किया जाता है और वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं आता है। ऐसे कई बहुत इलाके, जो मोहन सूरों का अपना गाँव है वहाँ पे पानी नहीं आता है। एक वो दखन माला जो लकड़ी बाजार माला है वहाँ पे भी पानी नहीं आता है। ऐसे बहुत से इलाके जो NTPP के इलाके नहीं। तो अभी पीपल्स पार्टी क्या कह रही है कि पीपल्स पार्टी कोई मंसूबा ला रही है पानी का, या अभी इन्होंने ऐसी छोड़ दिया है कि पूरा हम पानी आपको नहीं देंगे, हम पानी इसी तरह चलाएंगे? अभी जो पानी जो जैकबाबाद वालों को, सॉरी जो जैकबाबाद वालों को पानी मिल रहा है वो USAID के ताउन से, जो परवेज़ मुशर्रफ का प्रोजेक्ट था वो USAID के ताउन, ठीक है। USAID ने इस पे 80 लाख रुपए और 80 करोड़ मजीद खर्च किए। उसके बाद ये 2 अरब से ये तजावुज़ कर गया ये प्रोजेक्ट। अभी इसके बावजूद भी पानी पूरा पैसा नहीं है यहाँ जैकबाबाद वालों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वली सुमरो साहब, प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे, हमें बता रहे थे कि जैकबाबाद की पानी की सूरत हाल क्या है और वहाँ पर पानी पीने को मैसर नहीं है, नहाना दूर की बात, पीने को मैसर नहीं है। 2005 के इलेक्शन तक वो पानी बिल्कुल ठीक था और वो कहते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ में USAID के ताउन के साथ जो है ना वो वहाँ पर जो पानी का सिस्टम बनाया गया वहाँ पर वो बिल्कुल ठीक था, हर घर में पानी आता था। लेकिन अब सूरत हाल ये है
कि कुछ इलाकों में पानी कभी कभार आ जाता है महीने में एक दफ़ा, और वो इलाका है जिनमें जो पीपल्स पार्टी के वोटर नहीं है, वो हल्की पीपल्स पार्टी के नहीं है, वहाँ पर पानी आता ही नहीं है, जानबूझ के नहीं आता क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के हल्के नहीं, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स नहीं है। ये तो हाल है। तासुब की आप बात करते हैं, तासुब तो आपका इस हद तक पहुँच गया है कि आपके अपने सिंध के अंदर जो जहाँ से आप लोग वोट लेते हैं, जीतते हैं, फिर हमारे यहाँ आकर आप विराजमान होते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों ने पानी नहीं दिया। मुझे हर प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल की बात याद आ जाती है कि इन्होंने मैनर अभी रखी हुई है, इन्होंने बिल्कुल हिसाब बराबर रखा हुआ है कि हम आपको जो है ना, काम तो हम कहीं नहीं करेंगे, ना कराची में करेंगे, ना कराची से बाहर पूरे सिंध में काम करेंगे, काम हमने कहीं नहीं करना, बाकी हम तासुब करते रहेंगे लेकिन काम हम कहीं नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, अफसोस भी हुआ होगा इस तरह के प्रोग्राम देख कर के पाकिस्तान का, सिंध का, हमारे यहाँ क्या हाल चल रहा है। लेकिन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं तक था। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान। पाकिस्तान जिंदाबाद।